सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अगेन। फ्रेंड्स, पहले हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी पे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, जब हम क्लाइमेट की और वेदर की स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्लाइमेट का क्लाइमेट एंड लॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टडी हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, बट क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो एवरेज वेदर की कंडीशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे टाइम के लिए हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन रहती है। तो जब हम उसके बारे में फ्रेंड्स स्टडी करते हैं, यानी एक ही सिंपल याद रखो, जब हम वेदर के बारे में लंबे टाइम के लिए स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, द टॉप अब इसमें देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से आते हैं, बट नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जो सब टॉपिक्स आते हैं। हमारा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने का रीजन क्या है। एक तो सबसे पहले फ्रेंड्स एनडीए क्वालिफाई करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो इसके लिए और उसके साथ साथ हमारा जो मेन कारण है पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू फिगर आउट व्हाट द क्लाइमेट विल बी लाइक इन द फ्यूचर्स। यानी कि हमारे फ्यूचर में क्लाइमेट हमारा कैसा रहेगा, वो क्लाइमेट क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं कितना बढ़ेगा, क्या सिचुएशन रहेगी। द यूज ऑफ लैटिट्यूड टू डिटरमाइन द चांस ऑफ स्नो एंड हेल रीचिंग द सरफेस। इससे हम इसकी स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस पे, यानी कि जो बारिश होगी या स्नोफॉल होगा वो कब होगा और कितना होगा। ठीक है, इससे हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। जो हम डेली वेदर न्यूज आप सुनते हो तो वो हम इसी स्टडी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ठीक है, टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर condition that cause change in weather patterns and temperature over time। ठीक है, इससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं इसकी स्टडी करने से, क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करने से, कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वो क्यों चेंजेस हो रही हैं, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं, और जो हमारा वेदर पैटर्न है, वेदर या टेम्परेचर का पैटर्न क्या रहने वाला है, चेंज होगा तो किस पैटर्न से हो रहा है, या उसका इन फ्यूचर क्या पैटर्न रहेगा और अभी क्या है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स हम जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इसकी स्टडी करने वाले हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी को डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ा था, डिस्कस किया है एक एक टॉपिक पे, वैसे ही हमारे क्लाइमेटोलॉजी में भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को देखते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं आप बता देता हूँ। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिस्ट की है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर पे। बट इस एटमॉस्फेयर डेली हम सुनते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ये हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर भी है कुछ ना कुछ, तो वो कैसा है, क्या चीज है, कैसी कितनी लेयर्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हमारी अर्थ पे जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उस पर डिफरेंट, कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहाँ पे कम होता है, हमारे स्पेस में एटमॉस्फेयर में कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, कहाँ पे कम है, और उसकी क्या वजह है। ठीक है, तो इसके लिए डिस्कस करेंगे। प्रेशर और विंड सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, कितने टाइप से विंड चलती है, प्रेशर क्या होता है, विंड बनती कैसे है, विंड की कैसे मूवमेंट करती है, तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स, इस पे डिस्कस करेंगे। जेट स्ट्रीम के बारे में फ्रेंड्स इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी एक टॉपिक है। ह्यूमिडिटी देखेंगे। प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, यानी जो रेनफॉल है या स्नोफॉल है वो कैसे होता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब हम यहाँ पे ही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन्स एंड फ्रंट्स। साइक्लोन जो बनते हैं वो फ्रेंड्स फ्रंट्स की वजह से बनते हैं, जो मेनली टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं।
तो फ्रंट्स क्या होती हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, कितने टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल फेनोमेना, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे कुछ, और क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट्स हैं बहुत सारे, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसको अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट के रखा हुआ है जियोग्राफर्स और साइंटिस्ट ने, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन से रीजन में कौन सा क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। इसमें से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर साइक्लोन वाला टॉपिक भी देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टेम्परेचर प्रेशर वाले से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, यहाँ से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, हमें सब डिस्कस करने हैं वन बाय वन। ठीक है, और डिटेल में, और इनको आपको अच्छे से करना है। इसका आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बस इसको समझना है अभी। ठीक है, सिग्निफिकेंस हमने देख ली है फ्रेंड्स पिछली स्लाइड में। अब चलते हैं हम आज का फर्स्ट जो टॉपिक था फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर, उसको डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स। बहुत बार रोज हम डेली 2-4 बार तो एटमॉस्फेयर का वर्ड सुनते हैं और जब बोलते हैं तो एटमॉस्फेयर हम बचपन में पढ़ते थे, एवरीथिंग सराउंडिंग गैस सर ऐसा कुछ करके डेफिनेशंस, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर की, ये बोल सकते हैं जो हमारी अर्थ है ना फ्रेंड्स, ये पूरी अर्थ, इस अर्थ के अराउंड जो भी स्पेस है, ठीक है, इसके अराउंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी गैसेस हैं, जो भी अदर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो अर्थ के अराउंड हैं, ठीक है, ये एक ब्लैंकेट की तरह लाई करता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर पूरा एक ब्लैंकेट की तरह, जैसे हम ब्लैंकेट लेके सोते हैं ना, ब्लैंकेट ओढ़ के, वैसे एक ब्लैंकेट की तरह ये अर्थ को पूरा क्या करता है, बचा के रखता है, यानी सर्दी और गर्मी से, काफी हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर से। यही एक एटमॉस्फेयर है हमारा जो अर्थ को बचा के रखता है हाई और लो टेम्परेचर से, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसी हार्श कंडीशन ना आ जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर ना हो, यानी जिसको हम ना सह पाए। इसी एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पे हमारी और एनिमल्स या कुछ लिविंग थिंग्स की लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं तो फ्रेंड ये ना होती अगर यहाँ एटमॉस्फेयर ना होता तो। यानी हमारी लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं, द एटमॉस्फेयर इज ए लार्ज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, बहुत बड़ा एक गैसेस का ब्लैंकेट सा मान सकते हो जो अर्थ के चारों ओर हर साइड फैला हुआ है गोलाई में। ठीक है, और ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण फ्रेंड्स ये वाला जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के पास जकड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थ के पास है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द 3 प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फ्रेंड्स इसमें, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। एक होता है आर्गन गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स। कुछ और चीजें भी होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और भी गैसेस होती हैं, और भी चीजें होती हैं, उसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट जो मेन मुख्य चीजें हैं फ्रेंड्स, जिनका ज्यादा पार्ट है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसेस हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ। अब अर्थ के सराउंडिंग में फ्रेंड्स बहुत सारी लेयर्स हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। अब इन सभी लेयर्स को फ्रेंड्स हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सारी जब है इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर में बांटा हुआ है फ्रेंड्स, इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं, जब लेयर्स में बांट के पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर को, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, अगर डिटेल में देखें तो एटमॉस्फेरिक, देखो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं उन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। पहले अपने तरीके से डिस्कस कर, देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हमारा एटमॉस्फेयर हम एक चीज में ले लें, या हम एक ऐसे सर्कल शेप में ले लें, तो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा 78% जो एयर है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में दिस इज अवर अर्थ, और अर्थ के अराउंड दिस इज अवर अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स आपको 3-4 चीजें मिलेंगी। एक मिलेंगी गैसेस,
गैसेस के बाद फ्रेंड्स आपको जो दूसरी चीज मिलेगी वो मिलेगी डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरी चीज मिलेगी क्लाउड्स, जहां हम बोल सकते हैं वाटर वेपर्स, ये भी गैसेस के फॉर्म में ही होता है, वाटर वेपर्स, ठीक है। अब ये तीन चीज मुख्य मिलती है। अब गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जो हमारा सारा अर्थ के सराउंडिंग जो भी चीजें हमें दिखती है मिलती हैं, इन सब चीजों में किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का और वाटर वेपर्स का, ठीक है। अब गैसेस को फ्रेंड्स अगर हम अलग से क्लासीफाई करें कि कौन कौन सी गैस मिलती है गैसेस, तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी गैसेस की फॉर्म में मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट इसमें जो मुख्य गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है फ्रेंड्स, वो मिलती है 78% नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा गैसेस मिलती है और गैसेस में भी सबसे ज्यादा क्या मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, याद रखना, ठीक है। उसके दूसरे नंबर फ्रेंड्स मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है लगभग 20.8% है, कहीं पे 6% है, ठीक है। तो लगभग आप अराउंड 20.8% के आसपास हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें। उसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अदर गैसेस मिलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जब हम कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, ये 0.03% मिलती है। उसके बाद कुछ और बहुत सारी गैसेस हैं फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नियोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, तो ऐसे करके आर्गन्स हो गई। आर्गन गैस एक मुख्य गैस है जो कि 0.93% मिलती है, ठीक है, 0.93% क्या मिलती है, आर्गन गैस, ठीक। और कुछ ये अदर गैसेस मिलती है। तो ये सारी वाटर वेपर्स कितने होते हैं, 1% होते हैं लगभग इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो मिक्सचर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर है, ये सब चीजें हमें मिलती हैं यहाँ पे। अब ए वन बाय वन हम अगर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत लाइन टू लाइन, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला हुआ है द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ गैसेस। किससे बना हुआ है, अलग अलग डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है। The two primary gases in atmosphere in nitrogen and oxygen। सबसे मुख्य कौन सी है सबसे ज्यादा, देखिए सीधा सीधा 78% तो ये हो गई, और प्लस लगभग 21% ये है, तो कितना हो गई, यानी कि 99% तो यही हो रहा है, ठीक है। तो बाकी का जो अदर चीजें वो कितनी है, 1.2%, ठीक है, अदर चीजें, अदर गैसेज या अदर चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है। The remaining gases in the atmosphere include argon, कार्बन जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस, अदर क्रिप्टॉन वगैरह होती हैं ये सारी, ठीक है। The ratio of gases fluctuate in the upper layer of the atmosphere to the point where oxygen is almost non-existent of altitude of 120 किलोमीटर। जो हमारा ऑक्सीजन है फ्रेंड्स वो कहाँ तक है, एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम आज से ऊपर स्पेस में जाएं तो आज से ऊपर स्पेस में लगभग 120 किलोमीटर तक आपको जो है वो ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना स्पेस में 120 किलोमीटर तक जा सकते हो। हालांकि वहां पे 120 किलोमीटर में बहुत कम होगा थोड़ा, बट हाँ 20-40 किलोमीटर तक आप जा सकते हो इजीली। तो 120 किलोमीटर तक आपको जो गैस जो हमारा ऑक्सीजन है वो मिलता रहेगा, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एंड वाटर वेपर इज प्रेजेंट ओनली अप टू 90 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कहाँ तक है, सिर्फ 90 किलोमीटर तक, हमारे अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर स्पेस तक सिर्फ आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, उसके बाद नहीं मिलने वाले। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है यानी कि गर्मी का एक तरह से बढ़ जाना जब बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट हम देखें, इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू इट बट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डज नॉट। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है, अब सन से अर्थ पे क्या आएंगी, सन रेज आएंगी, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है फ्रेंड्स, सन रेज को आने तो दे देता है, ठीक है, आने देता है, ये रोकता नहीं है, आराम से आओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है, वेलकम करेगा, घर आए मेहमान को ये नहीं रोकेगा, ठीक है, वेलकम करेगा ओपन हैंड से, बाय ओपन आर्म्स,
ठीक है। बट ये जब फ्रेंड्स यहाँ पे टकरा के वापस जाएगी ना, तो इस सभी को नहीं जाने देगा, कुछ को जाने देगा और कुछ को ये वापस रोक लेगा और रोक के वापस इनको वापस भेजेगा कि वापस जाओ। ठीक है, जब जो जिनको रोक देता है फ्रेंड्स, उसी की वजह से तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ पर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स मेन हमारे एटमॉस्फेयर का एक फीचर। इट अब्सॉर्ब सम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट सम ऑफ इट बैक टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है फ्रेंड्स, सारी को ये नहीं करेगा, लगभग 36-7% को ये ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर, जो एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर मेंटेन रखे, बाकी को ये वापस भेज देता है बैक टू ओपन स्पेस। ठीक है, वापस आने वाली साइड। डस्ट पार्टिकल्स कैन आल्सो बी सीन इन द एटमॉस्फेयर। कुछ डस्ट पार्टिकल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो मिलते हैं हमें कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। They come from a variety of places including fine soil। ये कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये फाइन सॉइल जो हमारी मिट्टी है, बिल्कुल बारीक जो धूल होती है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी दीवारों पे, गाड़ियों पे धूल पड़ जाती है, ऐसे खड़ी रहती है तो इतनी इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, तो वो मिट्टी हमारे एटमॉस्फेयर में भी रहती है फ्रेंड्स। स्मोक की वजह से, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से, पोलन डस्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व मेटोरिक पार्टिकल्स, कुछ ऐसे डिसॉल्व बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो वो चले जाते हैं। डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स सर्व एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ल अलाउ वाटर वेपर्स टू द कंडेंसेशन फ्रॉम क्लाउड्स। देखो फ्रेंड्स, जो डस्ट पार्टिकल हैं यही मेन एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, यही एक मेन चीज है जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, यानी कि रेनफॉल होता है। अगर डस्ट पार्टिकल ना हो तो शायद रेनफॉल नहीं हो। ठीक है, तो इसकी डस्ट पार्टिकल ही मेन एक चीज है जिसकी वजह से रेनफॉल पॉसिबल होता है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, ये भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब फ्रेंड्स ये देख लीजिए, जो हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर में अगर हम आर्थ से ऊपर फ्रेंड्स देखो 0 से 10 किलोमीटर जाते हैं, तो उस 10 किलोमीटर तक आर्थ से ऊपर, यानी मैं जहाँ ग्राउंड पे खड़ा हूँ, जहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर तक फ्रेंड्स, इस रीजन को हम बोलते हैं, कहीं पे 10 है कहीं पे कम भी है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड ट्रापोस्फियर। क्या बोलते हैं इस रीजन को? ट्रापोस्फियर। उसके ऊपर फ्रेंड अगर जाएं हम 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक, 10 to 30 किलोमीटर, यानी पहला 10 किलोमीटर तक में गया तो क्या मिलेगा हमें? ट्रापोस्फियर। अब 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा फ्रेंड स्ट्रेटोस्फियर। अब 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में फ्रेंड अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेसोस्फियर। अब 50 किलोमीटर से फ्रेंड्स में 400 किलोमीटर के बीच में अगर जाऊंगा स्पेस में तो मुझे मिलेगा थर्मोस्फियर। और फ्रेंड्स अगर मैं 400 किलोमीटर टू ऊपर जाऊंगा उसके ऊपर तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, एक्सोस्फियर मीन्स आउटर सरफेस आ जाएगा इसके ऊपर, मेनली 400 किलोमीटर तक ज्यादा रहता है, जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर का कम ताम जाम रहता है। ठीक है, वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में अगर हम देखें, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें तो वेदर मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि क्लाइमेट क्या होता है। जब हम लंबे समय के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब देखिए, वेदर की स्टडी लंबे समय के लिए करें तो क्लाइमेट बोलते हैं, बट वेदर में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? देखिए, वेदर रेफर्स टू हाउ द एनवायरनमेंट बिहेव मोस्टली इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड ह्यूमन हैबिट्स। जो वेदर है, वेदर ही एक डिसाइड करता है कि हमारी हैबिट्स कैसी होंगी, हमारा रहन सहन कैसा होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, जैसे बहुत जहाँ गर्मी होती है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन होता है जहाँ पे, या डेजर्ट रीजन होता है, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? थोड़े काले होते हैं, उनकी स्किन ब्लैक होती है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ उन लोगों की स्किन, जैसे यूरोप रीजन हो गया, जहाँ कश्मीर वाला रीजन हो गया हमारे इंडिया का, तो वहाँ पे क्या है? लोग ज्यादा गोरे मिलेंगे। अब ये कोई उनका अलग प्रजाति नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेचर और यानी कि वेदर की वजह से होता है। ठीक है, वेदर कैसा है उस जगह का वही डिसाइड करेगा हमारा खान पीन। अब देखो, अगर आप जाते हो कहाँ पे, गुजरात में जाओगे, वहां गर्मी ज्यादा होती है, वहां लोग मीठा ज्यादा खाते हैं। अगर आप
कहाँ पे जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे या नॉर्थ रीजन में जाते हो तो वहाँ लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं और वहाँ पे लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। गुजरात में नॉन वेज कम खाते हैं क्योंकि नॉन वेज जो है वो ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, उसकी तसीर गर्म होती है। तो जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे ज्यादा खाएंगे क्योंकि सर्दी होती है, इस वजह से वहाँ पे शराब भी ज्यादा पियेंगे, गर्म रीजन में कम पिया जाता है। तो यही मेन चीजें होती हैं, हैबिट्स वगैरह जो सब डिसाइड करता है वो वेदर ही करता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो वेदर में हम स्टडी करते हैं, वेदर बोला जाता है 3-4 चीजों की जब स्टडी करते हैं तो इसको वेदर बोलते हैं। एक टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ब्राइटनेस, क्लाउडनेस, विजिबिलिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सभी चीजों की जब हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 7 डेज के लिए, ठीक है, यानी कि हम 7 डेज तक अगर हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी स्टडी करें। क्लाउडनेस क्या, यानी बादल आने वाले, यानी अगले 7 दिन में, 7 दिन में विजिबिलिटी कैसे रहने वाली है, तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं वेदर। बट अगर इसी चीज को हम लंबे टाइम के लिए स्टडी करें कि 40-50 साल का जो टेम्परेचर है वो 40-50 साल में आगे एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, विंड सिस्टम कैसा रहेगा, पैटर्न उसका, जो बारिश का पैटर्न है वो कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए जब हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, प्रेसिपिटेशन की, ब्राइटनेस की और क्लाउडनेस की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइमेट। फॉर लॉन्ग टाइम स्टडी ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड ब्राइटनेस। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करें मैक्सिमम 7 डेज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ वेदर। तो बस इतना सा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। क्लाइमेट की ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर एवरेज हम स्टडी करते हैं लंबे टाइम के लिए, मोर देन, जहां पे फ्रेंड्स मोर देन सारी मिनिमम 34 ईयर, अगर हम मिनिमम 34 ईयर के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ब्राइटनेस और क्लाउडनेस को अगर हम देखें, इसकी स्टडी करें, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट या स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ तक की रखते हैं, खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच।